नमस्कार, naukinews.com में आपका स्वागत है। जब समाज में कुछ बड़े बदलाव होते हैं तो उसमें हम लोग जो है हमको आदत अक्सर नहीं होती, हम पूरी तस्वीर नहीं देखते हैं। और आज मैंने जो तस्वीर देखी है उसके बाद मेरे दिमाग में भिखारियों के लिए धारणा बदल गई है। अभी तक मैं सोचता था कि जो भिखारी हैं उनको कोई पैसे नहीं देना चाहिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा खाने पीने की चीज़ें दे देनी चाहिए और ऐसा करके हम भिखारी की जो भीख मंगवाने वाले जो गैंग हैं उनको डिस्करेज करेंगे और भीख मांगने की टेंडेंसी को कम करेंगे। अक्सर मैं ये देखा करता था कि क्या भिखारी खुद कमाकर खाने की स्थिति में है, और अगर उसकी फ़िज़िकल कंडीशन ये दिखती थी तो मुझे लगता था कि इसको कुछ भी दान नहीं देना चाहिए क्योंकि ये आदमी कमा के खा सकता है। ये हम सबका एक अनुभव होता था और भिखारियों के बारे में राय होती थी। लेकिन एक नई जानकारी, नया सर्वे जब मुझे मिला तो मेरी भिखारियों के बारे में पूरी धारणा बदल गई है। अब से मुझे जो भी भिखारी जहाँ भी दिखाई देगा मैं उसकी मदद करने की कोशिश करूँगा, उसका हालचाल जानने की कोशिश करूँगा। वो कौन सा सर्वे है जिसने मुझे ये सोचने पर मजबूर किया? वो कौन सा सर्वे है जो हमको ये बता रहा है और हमारे लिए ये सीखने और समझने की बात भी है कि ज़िंदगी में दुनिया वो नहीं है जो हमारे आसपास के 4-5 घरों और हमारे आसपास के 10-20 लोगों के बीच में घूम रही है। दुनिया से बहुत बड़ी है और उसकी हकीकत कुछ और है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बातचीत शुरू करते हैं। एक बड़ा ही प्रतिष्ठित संस्थान है इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ये संस्था जो है वो लगातार मानवीय परिस्थितियों का अध्ययन करती रहती है। इस संस्थान ने दिल्ली सरकार के लिए एक सर्वे किया है। इस सर्वे में 20,719 लोगों को इसमें शामिल किया गया है और ये सारे लोग सड़क पर भीख मांगने वाले भिखारी हैं। दिल्ली सरकार ने ये सर्वे इसलिए कमीशन किया था इस संस्था को क्योंकि वो चाहती थी कि जो भिखारी हैं दिल्ली की सड़कों पे उनको हटा दिया जाए और उनकी जगह पे कुछ ऐसा उनको रिहेबिलिटेट करने या उनके पुनर्वास के लिए कोई योजना बनाई जाए ताकि दिल्ली में कोई भिखारी ही ना रहे। इस नियत से ये स्टडी उनको कमीशन की गई थी और इस स्टडी के जो नतीजे आए हैं वो हिला देने वाले हैं। हमको, आपको, सबको बुरी तरह से हिला देंगे ये नतीजे। और ये नतीजे कहते हैं कि 52% लोग भीख मांगने के काम में जो लोग सड़कों पर मिले हैं सर्वे में 20,719 लोगों के अंदर से 52%, 52% लोग ऐसे थे जो कोरोना के दौरान सरकार के गलत वित्तीय मैनेजमेंट के कारण, लॉकडाउन और इस तरह की नीतियां अपनाने के कारण और इन नीतियों में गरीबों, मज़दूरों और दूसरे लोगों का ध्यान ना रखने के कारण भीख मांगना इन्हीं दिनों में उन्होंने शुरू किया। 52% लोग नए भिखारी सड़क पे आ गए हैं। 52% भिखारी ऐसे हैं जो पहले भीख नहीं मांगते थे, कुछ काम धंधा करते थे और उनका काम धंधा लॉकडाउन के कारण छूट गया और उनकी नौकरी चली गई। ये आंकड़ा इस सर्वे का कहता है और ये उसका एक हिस्सा है। मैं पूरा सर्वे आपको बताऊंगा और कहीं मत जाइएगा। इसके सबसे आखिरी में मैं एक ऐसी जानकारी आपको दूंगा कि आपको लगेगा कि आपको बहुत गुस्सा आएगा। बहरहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि 52% लोग जो न्यू एंट्रेंट्स निकले, उसके अलावा 8% लोग कुल सड़क पे ऐसे मिले जो जन्मजात भिखारी थे, जो बचपन से शुरू से ही भीख मांग रहे थे। सिर्फ 8% लोग, यानी कि 92% लोग, 92% लोग सड़क पे जो भिखारी हैं उन्होंने जीवन में बाद में भीख को अपनाया और 52% लोग ऐसे हैं जो लॉकडाउन का शिकार होकर भीख मांगने लगे। और आप देखिए इसका डाटा क्या कहता है कि जो 40% भिखारी हैं, वो मैंने जैसे बताया 52 क्या 40 ही बचेंगे, तो 40% भिखारी हैं वो काफ़ी पहले से भीख मांग रहे हैं, मतलब वो पुराने भिखारी हैं। और सबसे ज़्यादा इस
सर्वे कह रहा है कि जो लॉकडाउन लगा उसमें सबसे ज़्यादा जिन लोगों के रोज़गार पर असर पड़ा, आपको तो हमारी नौकरी और आपकी नौकरी दिखती है, हमारे बीच में से कईयों की गई है, कईयों की नहीं गई है, लेकिन लोअर मिडिल क्लास के लोगों पे सबसे ज़्यादा, गरीबों और लोअर मिडिल क्लास के लोगों पे सबसे ज़्यादा बुरा असर लॉकडाउन का पड़ा है। क्योंकि जब लॉकडाउन था उस दौरान उनके पास जो खैरात में दिया हुआ अनाज वगैरह होता था, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं था, वो कमा नहीं सकते थे और उसके कारण बड़ी सारी दिक्कतें शुरू हो गई। जो लोग इसमें भीख मांगते हुए नए लोग जो आए हैं, नए एंट्रेंट्स हैं, जो लोग नए लोग भीख मांगना शुरू किया है, 52% यानी 52% जो लोग हैं, मैं ये जो 52% और 52% इसलिए बोल देता हूँ कि बहुत सारे हमारे दर्शक ऐसे हैं जो अंग्रेज़ी के अंकों को समझते हैं, हिंदी के अंकों को समझते ही नहीं हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं आजकल, ख़ास तौर पे पढ़ाई में जो लोग आ रहे हैं, तो उनके अंदर कंस्ट्रक्शन का काम करते थे, या तो जाके कहीं मजदूरी करते थे, या घरेलू सहायक का काम करते थे, घरेलू नौकरी। और आपको पता है बहुत सारे मेड्स की नौकरी भी गई, क्योंकि पहले तो लोगों ने मेड्स को आने से रोका, कुछ समय तक उनको वेतन दिया, उसके बाद में उनको निकाल दिया। बहुत सारे लोग मिडिल क्लास जिनकी नौकरियां गई, उन्होंने अपनी मेड्स को हटा दिया। तो इसमें बहुत सारे मेड्स थे। पार्ट टाइम में भी ये लोग काम करते हैं। इसके अंदर आज भी कई लोग ऐसे हैं जो पार्ट टाइम काम करते हैं, वो भीख मांगते हैं और पार्ट टाइम में रिक्शा चलाते हैं। वो भीख मांगते हैं, पार्ट टाइम में कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। वो भीख मांगते हैं, पार्ट टाइम में किसी के घर पे जाके बर्तन भी मांजते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कूड़ा बीनते हैं और उसके बाद जो समय बचता है उसमें भीख मांगते हैं। सड़क किनारे बैठ के जो आदमी आपको पेन बेचता था, आपको रुमाल बेचता था, वो भी लोग अब उसमें भी काफ़ी लोग भीख मांगना शुरू हो गए हैं, क्योंकि उनका काम धंधा नहीं रहा। सड़कों पे लोग आना बंद हो गए। ये पिछले 1-1.5 साल का डेटा है जो इस इंस्टीट्यूट ने जुटाया है। अब आप सोचिए, जो मैं आपको शुरू में कह रहा था इस प्रोग्राम के, कि भीख मांगने वाले आदमी आदतन भिखारी नहीं हैं। भीख मांगना एक कारोबार नहीं है, एक मजबूरी की स्थिति है जो हमारे समाज में ऐसी बन गई है कि अब लोग भीख मांगने को मजबूर हो गए हैं। ये डाटा कह रहा है। ये कह रहा है कि कई लोग ऐसे हैं जिनके परिवार के लोग भी भीख मांग रहे हैं, और वो जैसे उनका घर मान लीजिए किसी एक जगह पे त्रिलोकपुरी पे है, तो वो जाके पंजाबी बाग में भीख मांगेंगे ताकि उनके निकट के लोग, उनके परिवार के लोग उनको देख ना लें और पहचान ना लें कि वो भीख मांगकर काम चलाने के लिए मजबूर हैं। ये स्थिति हमारे देश की, हमारे समाज की, हमारे भारतवासियों की है, उन भारतवासियों को जिस भारत पे हम गर्व करते हैं। जो लोग बेरोज़गारी में आए उसमें महिलाएं हैं, टेम्परेरी कर्मचारी हैं, होटल के काम करने वाले कर्मचारी हैं, ड्राइवर हैं और सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। ये इस जॉब के लोग बहुत सारे उनको सर्वे के दौरान भीख मांगने वालों में मिले। अब भिखारियों की इनकम कितनी होती है ये भी जान लीजिए। जो भिखारियों की संख्या सामने आई उसमें 65%, 65% लोग ऐसे थे जो 200 रुपये से कम कमाते हैं। 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये, अधिकतम 200 रुपये कमाते हैं। 65% ऐसे भिखारी हैं जिनको, ये सब पूरा सर्वे दिल्ली में हुआ है, दिल्ली शहर में, जहाँ पे ये मशहूर है कि भिखारी 1 रुपये का सिक्का नहीं लेता है। 200 रुपये से ज़्यादा नहीं कमाते हैं। 23% लोग, 23% लोग ऐसे हैं जो 500 रुपये तक कमा लेते हैं। मतलब 200 से ज़्यादा 500 रुपये तक कमा लेते हैं। मतलब इस 23% में कई ऐसे होंगे जो 500 कमा लेते होंगे, कई 300 कमा पाते होंगे, कोई 250 कमा पाते होंगे, क्योंकि 200 से 500 के बीच का डेटा है। अब इन लोगों की जीवन शैली, आप अखबार में बड़े रोचक खबरें पढ़ते हैं, भिखारी इतने करोड़ छोड़ के मरा, फलां भिखारी के पास में मर गया तो इतने का खजाना मिला। ये सब कहानियों में अच्छा है और एक आध किसी केस में अच्छा है, लेकिन यहाँ जो स्थिति है वो ये है कि ज़्यादातर भिखारियों के पास में घर नहीं है, शेल्टर नहीं है। वो रैन बसेरे में भी उनको रहने को नहीं मिलता है। और वो ज़्यादातर जो रीसेटलमेंट कॉलोनियाँ हैं, जे कॉलोनियाँ दिल्ली की, जे मतलब झुग्गी झोपड़ी कॉलोनियाँ, जिनको झुग्गियों को बसा के लोगों को रीसेटलमेंट के लिए प्लॉट या फ्लैट दिए गए थे, उनमें किराए का एक आध कमरा लेके या तो रहते हैं या कहीं पे झुग्गी बना के रहते हैं। इस तरह से भिखारी गुजारा करते हैं। इनका कोई ख़ास उस तरह से रहने के लिए छत तक नहीं है। ये हुई भिखारियों की बात। अब मैं उस भिखारी तबके की तरफ आने वाला हूँ। मैंने कहा था अंत आखिर तक रुकिएगा। वो भिखारी जो आपके पास चुनाव में आते हैं और वोट मांगते हैं, उनकी क्या स्थिति है इस मुल्क में, ये देखिए आप।
बीजेपी की कमाई इस दौरान 50% बढ़ गई है। 50%। बीजेपी ने इस लॉकडाउन के दौरान बीजेपी की कमाई इस लॉकडाउन में 50% बढ़ गई। लोग भूखों मर रहे हैं, नौकरियां जा रही हैं। अभी मिडिल क्लास का मैंने जिक्र ही नहीं किया, ये तो जो भिखारी बन गए उनका हाल बता रहा हूँ। और 3,623 करोड़ रुपए बीजेपी ने कमा लिए, उसकी कमाई हो गई है। और ये रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट बीजेपी खुद दस्तखत करके जो चुनाव आयोग में जमा करती है वो है। इसको दुष्प्रचार बोल के यहाँ पे नीचे आके कमेंट मत करिएगा। अब अगर कोई ये कमेंट करता है कि कांग्रेस की भी कमाई बताइए, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। कांग्रेस ने 682 करोड़ रुपए कमा लिए उस दौरान, जब लोग, इस देश के लोग जिनके लिए वो काम करने की बात करती है, जो गरीबी हटाओ की दुकानदारी करती रही पूरी ज़िंदगी, गरीब मजदूरी नहीं मिल रही है तो भीख मांग रहा है, और कांग्रेस 682 करोड़ रुपए अपने खजाने में जमा कर लेती है। मैं सारी पार्टियों का आपको हाल बताऊंगा। तृणमूल कांग्रेस ने 143 करोड़ रुपए अपने खजाने में जमा किए इस दौरान। 158 करोड़ रुपए सीपीएम को मिले, जो गरीब मजदूरों की पार्टी कहलाती है। खर्चे का मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं, किसने कितने किए, कितने बचाए। बीएसपी ने 56 करोड़ रुपए पाए। एनसीपी को 65 करोड़ रुपए मिले। देखिए, इसमें कई तरह की पार्टियां, और सीपीआई को 85 लाख रुपए मिले। 85 लाख, कन्हैया कुमार की जो पार्टी है सीपीआई। जब आप इस डाटा को देखते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि जो पार्टियां हैं उनकी जो कमाई आ रही है, उसमें बहुत सारी पार्टियां जैसे सीपीआई और सीपीएम जैसी पार्टियां हैं, या बीजेपी है या कांग्रेस है। इनका धन जो है पार्टी के खजाने में काफ़ी हद तक आता है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो इंडिविजुअली चलती हैं और उनमें बहुत सारा पैसा पार्टी के पास ना जाके कुछ लीडर्स को भी सीधे चंदा मिलता है, जिसका जिक्र इस अकाउंट में वो चुनाव आयोग को नहीं देते हैं, जहां नेता लोग अपना जेब भरते नहीं। कुल मिला के वो अलग चीज़ है यार। आप ये सोचो, साला कहाँ रह रहे हैं हम? ये कौन सा देश है यार? भूख से लोग मर रहे हैं और नेता ऐश कर रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए कौन दे रहा है इनको ये पैसे? आप जान नहीं सकते, आपके पिताजी भी नहीं जान सकते, मेरे पिताजी भी नहीं जान सकते। असंभव है ये पता करना, क्योंकि बीजेपी की सरकार इलेक्टोरल बोर्ड सिस्टम लेके आ गई है। नंबर 2 में पार्टी को जितना दान करना है कर दो और उसका पता भी नहीं चलेगा। ये सिस्टम है। आप जरा इनकम टैक्स का जब रिटर्न भरते हैं तो 552 रुपये बचा के दिखा देना, मत डिक्लेयर करना। 1 लाख रुपए की पेमेंट अगर आपने डिक्लेयर नहीं की तो 50,000 रुपये का चेक काटोगे तो पैन नंबर देना पड़ता है। लेकिन इन नेताओं का कितना भी पैसा। अब मैं आपको इसके आगे इस वीडियो को ख़त्म करने की इजाज़त इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो आगे बढ़ाया तो फिर मुझे ये बताना पड़ेगा कि इस देश के उद्योगपतियों ने इस बीच में कितना माल कूटा, और मेरी मानसिक स्थिति शायद ये नहीं रह जाएगी कि मैं आपके सामने वो सारी बातें कह पाऊँ। उनकी जो अरबों की कमाई है उसमें किसने कितने कमाए, टॉप 20 उद्योगपतियों ने कितने कमाए, अगर ये भी बता दूं तो शायद आपके पाँव की ज़मीन खिसक जाएगी। इसलिए मैंने आपको कहा था कि अब मैं भिखारियों के प्रति अपना नज़रिया बदलूंगा। इस देश में खुलेआम लूट चल रही है। इस देश के सारे, देखिए, अगर इसमें 100 मीटर ज़मीन है और 100 आदमी रहते हैं तो एक एक ज़मीन पर 100 आदमी का 1 मीटर ज़मीन पर हिस्सा है। इस ज़मीन के, इस प्राकृतिक संसाधनों को लूट के, इनसे कमा के कुछ लोग अपना घर दनादन भरते जा रहे हैं, दूसरे लोग भूखे मरते जा रहे हैं। कौन सा सिस्टम है भाई? देश पे तो सबका बराबर हक है। पिछले दिनों मैंने वो जो आनंद महिंद्रा का वीडियो डाला था, उसको लेकर लोगों ने बड़ा टिप्पणियां की, ये तो बिजनेस है। ये बिजनेस है। एक आदमी ओलंपियड पूरी ज़िंदगी कमाने के बाद में आ रहा है और आप उसका जो उसने अपनी एक मेहनत से इमेज बनाई है, उस इमेज को आप बेच दोगे और उसको कुछ नहीं दोगे। उसकी इमेज की कीमत 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा, और आप उसे 22 लाख रुपए की ऐसी कार दे रहे हो जो आपने खुद ही अपनी कंपनी में बनाई है। इतने बड़े उद्योगपति जो बहुत सारे फिलेंथ्रोपिस्ट और पता नहीं क्या क्या अपने आप को कहते फिरते हैं, उनकी ये स्थिति है। अब लोग कहते हैं उनकी तारीफ़ करिए। बहुत सारे लोगों को बुरा लगा, मुझे नहीं लगा, लेकिन मुझे जो अच्छा लगता है मैं बोलता हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरे चैनल के लिए कुछ करना चाहिए, इस चैनल को मजबूत बनाना चाहिए, हमारे डिस्क्रिप्शन में UPI ID है, वहाँ जाकर आप भुगतान करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। नमस्कार, जय हिंद।